आमतौर पर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या चिकित्सीय जांच की बात करते हैं तो वहां हम एक तरह की सटीक जानकारी की उम्मीद करते हैं। हाँ, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। बिल्कुल। मतलब जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे मशीन में वो आड़ी तिरछी सफेद लकीर बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है, देखिए ये रही समस्या। सही कहा। ये बिल्कुल बाइनरी है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। और हम इंसानों को ना इस तरह की स्पष्टता बहुत पसंद आती है। चीजों को मापना और उन्हें अलग अलग खानों में बांटना हमें एक अजीब सी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही हम मानव मन की बात करते हैं, उसकी दबी हुई भावनाओं और उस आंतरिक संघर्ष की दुनिया में कदम रखते हैं, वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। एकदम सही बात है। अचानक से सब कुछ बहुत धुंधला, जटिल और उलझा हुआ लगने लगता है। वहां कोई एक स्पष्ट सफेद लकीर नहीं होती, बल्कि अनगिनत ग्रे शेड्स होते हैं। सच में इसे अगर मानसिक और भावनात्मक उलझनों का कीचड़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और उसी कीचड़ में उतरकर मोतियों को तलाशना ही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मकसद है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक जैनेंद्र कुमार के 1929 में प्रकाशित पहले उपन्यास परख की। और आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत है, वे वाकई बेहद समृद्ध है। हाँ, जिनमें कई अकादमिक शोध पत्र शामिल हैं, अपनी माटी पत्रिका में छपे बहुत ही गहरे विश्लेषणात्मक लेख हैं, पढ़ने का गौतम और संजय सिंह अवध की आलोचनात्मक पुस्तक समीक्षाएं हैं, और साथ ही जैनेंद्र कुमार के जीवनी संबंधी अभिलेखागाल भी हैं। और हमारा मिशन यही है कि हम इन सभी को एक साथ जोड़कर ये समझें कि कैसे सिर्फ एक किताब ने हिंदी साहित्य की पूरी दिशा को बदल दिया। उस दौर में ऐसा क्या लिखा गया था जिसने इंसानी रिश्तों और खुद की परख करने के पूरे पैमाने को ही बदल कर रख दिया। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले 1929 के साहित्यिक परिदृश्य को देखना होगा। प्रेमचंद का युग। बिल्कुल। ये वो समय था जब हिंदी साहित्य पूरी तरह से मुंशी प्रेमचंद के युग में जी रहा था। प्रेमचंद का कैनवस बहुत बड़ा था। उनका साहित्य मुख्य रूप से समाज, किसानों की दुर्दशा, जमींदारी प्रथा और राष्ट्रीय समस्याओं पर केंद्रित था। मतलब वे बाहर की दुनिया की बात कर रहे थे। अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझाऊं ना, तो प्रेमचंद का साहित्य समाज को ऊपर से देखने वाला एक वाइड एंगल ड्रोन कैमरा था। हाँ, बहुत ही सटीक उपमा है। जो पूरे सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को एक साथ कैप्चर कर रहा था। लेकिन तभी आनंदलाल, जो जैनेंद्र कुमार का बचपन का नाम था, वो साहित्य में आते हैं। और ये वही आनंदीलाल हैं जो 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से इतने प्रभावित हुए थे कि अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई बीच में ही छोड़ आए थे। बिल्कुल। और वे जो नजरिया लेकर आते हैं, वो वाइड एंगल ड्रोन नहीं था, वो सीधे इंसान के दिमाग और उसकी दबी हुई कुंठाओं का एक बहुत ही बारीक एमआरआई स्कैन था। ये एमआरआई स्कैन वाली तुलना मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जैनेंद्र ने हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक यानी साइकोलॉजिकल परंपरा की नींव रखी। मतलब उन्होंने साहित्य का फोकस ही बदल दिया। बिल्कुल। उनके पात्र समाज के किसी क्रूर जमींदार या जालिम व्यवस्था से नहीं लड़ रहे हैं। वे खुद अपने आप से, अपनी ही इच्छाओं और अपने ही बनाए गए आदर्शों से लड़ रहे हैं। और स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे कई विचारधाराएं काम कर रही थी, है ना? हाँ, अगर हम शोध पत्रों की माने तो जैनेंद्र के इस अनोखे चिंतन के पीछे 3 बहुत ही अलग अलग विचारधाराओं का एक जटिल मिश्रण काम कर रहा था। पहला था सिगमंड फ्रॉइड का मनोविज्ञान, जो इंसान की दबी हुई इच्छाओं और अवचेतन मन की बात करता है। सही कहा। और दूसरा था जैन दर्शन का स्यादवाद, और तीसरा था गांधीवाद, जिसने उन्हें आत्मपीड़ा और सत्य के प्रति निष्ठा सिखाई। अच्छा, फ्रॉइड और गांधी तो समझ में आते हैं, लेकिन ये जैन दर्शन का स्यादवाद कहानी के स्तर पर कैसे काम करता है? मतलब ये सुनने में बहुत भारी भरकम दार्शनिक शब्द लगता है। स्यादवाद असल में इस पूरी कहानी का वैचारिक इंजन है। स्यादवाद का मतलब है कि सत्य बहुआयामी होता है। किसी भी एक चीज को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, जैसे कि शायद ये ऐसा है और शायद वैसा भी। ओहो, मतलब एक तरह का असमंजस। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर किसी पात्र के दिमाग में ये स्यादवाद भर दिया जाए तो क्या होगा? वो किसी भी एक भाव पर टिक नहीं पाएगा। वो हर चीज का अति विश्लेषण करेगा, जिसे हम आज की भाषा में ओवरथिंकिंग कहते हैं। एकदम सही। वो एक ही फैसले को 10 अलग अलग नजरियों से देखेगा और अंततः भ्रम का शिकार हो जाएगा। और यही वो जगह है जहां स्यादवाद और फ्राइड का मनोविज्ञान मिलकर हमारे मुख्य पात्र सत्यधन का निर्माण करते हैं। हाँ, सत्यधन का चरित्र बहुत ही दिलचस्प है। सत्यधन
एक ऐसा नौजवान है जिसने वकालत पास की है, लेकिन उसे लगता है कि वकालत झूठ का पुलिंदा है, इसलिए वो उसे छोड़कर शिक्षक बन जाता है। वो बहुत ही पढ़ा लिखा और आदर्शवादी है। लेकिन जैसे ही उसके सामने जीवन के असली फैसले आते हैं, उसका यही ज्ञान, उसका यही अति विश्लेषण उसके लिए एक जाल बन जाता है। बिल्कुल। सत्यधन अपने अवचेतन की सच्चाई को छिपाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। और ये तब सबसे ज्यादा दिखता है जब उसके सामने कट्टो आती है, जो इस उपन्यास की सबसे शक्तिशाली पात्र है। जब कट्टो उसकी जिंदगी में आती है तो सत्यधन का दिमाग पूरी तरह से उलझ जाता है। कट्टो के बारे में हमारे स्रोत काफी विस्तार से बात करते हैं। वो एक बाल विधवा है ना? हाँ, वह ठेठ ग्रामीण परिवेश से आती है। उसमें कोई शहरी दिखावा या बौद्धिक छद्म नहीं है। वह बेबाक है और एकदम निश्चल है। और सत्यधन यहीं पर स्यादवाद का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। वो कट्टो से प्रेम तो करता है, लेकिन उसका दिमाग कई नजरियों से हिसाब लगाने लगता है। वो सोचता है कट्टो एक विधवा है, समाज क्या कहेगा, वो गंवार है, मेरे बौद्धिक स्तर की नहीं है, इसके साथ तो जीवन में सिर्फ परेशानियां और खर्च ही बढ़ेगा। और इसी उधेड़-बुन में वो अपनी बुद्धि के आवरण से अपनी ही सच्ची भावनाओं का गला घोट देता है। और इसी संदर्भ में समीक्षक संजय सिंह अवध ने उपन्यास के शीर्षक परख की बहुत गहरी व्याख्या की है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह परख किसी सोने, चांदी या संपत्ति की नहीं है। तो फिर ये किसकी परख है? ये आत्मा की, इंसानियत की परख है। सत्यधन कट्टो की आत्मा की निश्चलता को परखने में पूरी तरह नाकाम रहता है। वो बाहरी आवरण देखकर फैसला लेता है और इसके बजाय वो गरिमा की ओर आकर्षित होता है। गरिमा, जो कि सत्यधन की जिगरी दोस्त बिहारी की बहन है। गरिमा एक संभ्रांत और पढ़े लिखे परिवार से आती है। वो मेधावी है और आत्मसम्मान से भरी है। और सत्यधन को लगता है कि गरिमा से विवाह करने पर समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन सुखी और सुरक्षित होगा। ये उसका एक प्रैक्टिकल या व्यवहारिक फैसला है, जो फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार उसकी दबी हुई महत्वाकांक्षाओं का ही परिणाम है। पर क्या हम भी अक्सर अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करते? मतलब अपने सबसे करीब रहने वालों को परखने में सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, ठीक सत्यधन की तरह। ये बहुत ही गहरा सवाल है और हम अक्सर बाहरी चमक-दमक या सामाजिक स्वीकृति के आधार पर ही लोगों को परखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास बिहारी का पात्र है। बिहारी सत्यधन का बिल्कुल विपरीत है। हाँ, सत्यधन जहाँ विचारों और आदर्शों के बोझ तले दबा है, वहीं बिहारी एकदम सहज है। वो कर्मठ है और इंसान की भावनाओं को बिना किसी भारी भरकम दर्शन के सीधे तौर पर समझता है। बिहारी कट्टो के उस निश्चल प्रेम को, उसके कथित गवारपन के पीछे छिपी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के परख लेता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब बात आती है कि ये पात्र अपनी जिंदगी का रास्ता चुनते कैसे हैं। बिल्कुल। हमारे शोध स्रोतों में जीवन के दो मार्गों का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया गया है, जो उपनिषदों से लिए गए हैं, श्रेय और प्रेय। और इन दोनों रास्तों ने पात्रों के फैसलों को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो प्रिय वह मार्ग है जो हमें भौतिक रूप से प्रिय लगता है, मतलब जो तत्काल सुख देता है। हाँ, जिसमें समाज की स्वीकृति और सुख सुविधाएं हैं। सत्यधन और गरिमा अंततः यही प्रिय का रास्ता चुनते हैं। वे विवाह करते हैं, भौतिक रूप से एक सफल जीवन जीते हैं, समाज की नजर में सब कुछ एकदम सही है। लेकिन सत्यधन अंदर से खोखला हो चुका है। वो जीवन भर कट्टो के प्रेम को खोने के अपराध बोध से जूझता रहता है। वहीं दूसरी ओर श्रेय का मार्ग वह है जो कल्याण का रास्ता है, जो आत्मा के लिए सही है, भले ही वह शुरुआत में बेहद कठिन और दर्दनाक क्यों न लगे। और बिहारी और कट्टू इसी श्रेय के मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने धन, प्रतिष्ठा और समाज की झूठी परवाह को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये उनके विवाह के तरीके में भी साफ दिखता है। उनके विवाह में कोई दिखावा नहीं है, कोई पुरोहित नहीं, अग्नि के फेरे नहीं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कट्टो बस एक सूत की माला बिहारी को पहनाकर उससे विवाह कर लेती है। बिल्कुल। और फिर वे दोनों गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने और खेती करने का फैसला करते हैं, जो सीधे सीधे गांधी जी की बेसिक शिक्षा और ग्राम स्वराज के आदर्शों का व्यवहारिक रूप है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो जैनेन्द्र श्री के माध्यम से विवाह की पूरी परिभाषा ही बदल रहे हैं। एकदम सही। उनके लिए विवाह कोई भावुकता भरा रोमांस या दो शरीरों का मिलन भर नहीं है। उनके दर्शन में विवाह समाज के प्रति एक यज्ञ है। यज्ञ मतलब जहां आहुति दी जाती है।
बिल्कुल। और यज्ञ का सबसे बड़ा नियम यही होता है, आहुति देना। जैनेंद्र मानते थे कि व्यक्ति का स्व यानी उसका ईगो जब तक विसर्जित नहीं होता तब तक सच्चा प्रेम या समाज का कल्याण हो ही नहीं सकता। और कट्टो का त्याग इसी यज्ञ की सबसे बड़ी आहुति है। वो सत्यधन को जीवन में स्थापित होने के लिए 40,000 रुपए की भारी भरकम रकम दे देती है और खुद शून्य हो जाती है। हाँ, वो सब कुछ लुटा देती है। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ इस यज्ञ वाले विचार पर सख्त आपत्ति है। अच्छा, क्यों? मैं मानता हूं कि समाज के लिए त्याग करना एक महान विचार हो सकता है, लेकिन कट्टो अपना सर्वस्व लुटा देती है, अपना प्रेम कुर्बान कर देती है, सिर्फ इसलिए ताकि सत्यधन की तथाकथित नैतिकता बची रहे। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब आधुनिक नजरिए से देखने पर यह कोई बहुत ही पवित्र यज्ञ नहीं लगता। ये तो ऐसा लगता है जिसे किसी इंसान की अपनी सहज खुशियों को, उसके व्यक्तिगत आनंद को भारी भरकम आदर्शों के बोझ तले कुचल दिया गया हो। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। क्या जिनेंद्र ने विवाह को एक इतनी बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी बनाकर उसमें से इंसान के व्यक्तिगत सुख को ही नहीं मार दिया? ये बहुत ही जायज और तीखा सवाल है। और आपको बता दूं, अपनी माटी पत्रिका के विश्लेषणात्मक लेखों में भी इस बात पर लंबी बहस हुई है। तो वहां क्या निष्कर्ष निकला? असल में जैनेंद्र खुद ये स्वीकार करते थे कि इस तरह के आदर्श विवाह में मन को मारना ही पड़ता है। उनका मानना था कि समाज को बदलने के लिए व्यक्ति को आत्मपीड़ा सहनी ही होगी। लेकिन आज के समय में ये थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में ये आत्मपीड़ा और आदर्शवाद कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यक्तिगत सुख का गला घोंटते हुए ही नजर आते हैं। और यही बिंदु मुझे इस उपन्यास की महिलाओं के उस विरोधाभास की तरफ ले जाता है जो काफी परेशान करने वाला है। आप गरिमा और कट्टो के किरदारों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। एक तरफ हम देखते हैं कि जैनेंद्र अपनी महिला पात्रों को बेहद सशक्त बनाते हैं। गरिमा कोई बेचारी अबला नहीं है। वो स्पष्ट रूप से कहती है कि उसे अपने खिलने के लिए एक स्पेस चाहिए। वो केवल एक पत्नी बनकर सिमटना नहीं चाहती। और कट्टो का किरदार तो उस समय के हिसाब से और भी ज्यादा विद्रोही है। वो वही तो 1929 के दौर में एक बाल विधवा होकर अपनी देह, अपनी इच्छाओं और अपने हक की बातें इतनी बेबाकी से रखना कि तथाकथित सभ्य समाज हिल जाए, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल। कट्टो औपचारिक नैतिकता के शास्त्र में अपनी असुविधाजनक सच्चाइयों को सीधे ठेल देती है। और इस आंतरिक उथल-पुथल को जैनेंद्र ने एक खास दृश्य में बहुत ही मनोवैज्ञानिक बारीकी से उकेरा है। आप उस कश्मीर वाले दृश्य की बात कर रही हैं ना? स्रोतों में कश्मीर के शालीमार बाग वाले दृश्य का विशेष उल्लेख है। हाँ, वो दृश्य कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो सभी पात्र कश्मीर गए हैं और शालीमार बाग में एक विशाल चिनार के पेड़ के नीचे बैठे हैं। और ये कोई आम बॉलीवुड का रोमांटिक दृश्य नहीं है जहां लोग वादियों में गाना गा रहे हों। जैनेंद्र ने सेटिंग का इस्तेमाल एक आइसोलेशन चैम्बर या एथिकल रिट्रीट की तरह किया है। बिल्कुल। उन्होंने पात्रों को बाहरी समाज, शहर के शोरगुल और उसकी बनाई हुई अदालतों से पूरी तरह काट दिया है। अब वहां सिर्फ वे हैं, वो विशाल चिनार का पेड़ है और उनके भीतर का कोलाहल है। वे अपने जीवन के सबसे गहरे फैसलों का आत्म मंथन कर रहे हैं। वे अपनी अपनी सच्चाई के सामने नंगे खड़े हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। डॉक्टर राजेंद्र गौतम और आधुनिक स्त्री विमर्श के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास उभरता है। कैसा विरोधाभास? जैनेंद्र ये मानते थे कि दुनिया स्त्री पर टिकी है, सभ्यता स्त्री पर निर्भर है। वे स्त्री को सर्वोच्च मानते थे, लेकिन अपनी इसी मान्यता के कारण वो हमेशा औरतों से ही अत्यधिक त्याग करवाते हैं। ठीक कहा। गरिमा अपनी महत्वाकांक्षाओं को समेटती है और कट्टो तो अपने गहरे प्रेम का ही बलिदान दे देती है। तो सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में स्त्री का सशक्तिकरण है, या फिर ये एक पुरुषवादी सोच के तहत गढ़ा गया एक ऐसा आदर्शवादी पिंजरा है जहां स्त्री को देवी बनाकर एक ऊंची वेदी पर तो बिठा दिया जाता है, लेकिन बदले में उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं की बलि चढ़ा दी जाती है। यही बात है। लेखक गोविंद मिश्र ने भी कहा है कि जैनेंद्र समाज को बदलने के लिए हिंसा के बजाय त्याग और साझेपन का रास्ता चुनते हैं, लेकिन उस त्याग का सबसे भारी बोझ अक्सर स्त्री के ही कंधों पर डाल दिया जाता है। ये साहित्य और समाज की एक ऐसी गुत्थी है जिसे जैनेंद्र ने पूरी तरह सुलझाने के बजाय हमारे सामने विचार करने के लिए छोड़ दिया है। हाँ, वे जवाब नहीं देते, बस सवाल खड़े करते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो क्या मिलता है हमें? जैनेंद्र ने परख के माध्यम से हमें ये बताया कि इंसान का असली और सबसे भयानक संघर्ष इस भारी दुनिया से नहीं होता,
हमारा सबसे बड़ा युद्ध हमारे अपने ही दिमाग के बनाए हुए दायरों, हमारे अपने ईगो और हमारी अपनी ही उस जटिल मानसिकता से होता है जो हमें सीधी और सरल बात को भी घुमा फिराकर देखने पर मजबूर करती है। और यही वो बिंदु है जो मुझे आज के दौर के बारे में एक बहुत ही बेचैन करने वाले विचार की तरफ ले जाता है। कैसा विचार? जब मैं सत्यधन के चरित्र को देख रहा था, एक बेहद पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जो हर चीज का बहुत ज्यादा विश्लेषण करता है, हर पहलू से सोचता है और इसी अति विश्लेषण की वजह से अपनी असली भावनाओं को अपना नहीं पाता। वो कट्टों को खो देता है और जिंदगी भर एक भीतरी अदालत में मुजरिम बनकर जीता है। बहुत ही दुखद स्थिति है। अब जरा आज के 21वीं सदी के दौर को देखिए। आज हमारे पास हर चीज का डेटा है। हम हर फैसले को नाप तौल कर करते हैं। हाँ, हर चीज के लिए एक लिस्ट होती है। बिल्कुल। करियर हो, रिश्ते हों या फिर प्यार, हर चीज के लिए हमारे पास प्रोज और कॉन्स की एक लंबी एक्सेल शीट होती है। हम कंपैटिबिलिटी के टेस्ट करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि आज हम सब इस अत्यधिक सूचना और डेटा के दौर में कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग के शिकार होकर उस सत्यधन में ही बदलते जा रहे हैं? ये बहुत ही सटीक और डराने वाली तुलना है। बौद्धिकता के नाम पर हम अपनी बुनियादी मानवीय संवेदनाओं को खोते जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम अपने दिमाग के इस भारी शोरगुल में, सोशल मीडिया के पैमानों में और समाज की इस परफेक्ट दिखने वाली भागदौड़ में अपने दिल की उस निश्चल परख को खोते जा रहे हैं जो बिना किसी शर्त, बिना किसी डेटा या एक्सेल शीट के हमें सही रास्ता दिखा सकती है? ये सोचने वाली बात है कि क्या हमने अपनी सहजता को खत्म कर दिया है? हाँ, क्या हमने अपने अंदर के उस बिहारी को मार दिया है जो बिना कोई भारी भरकम कैलकुलेशन किए, सिर्फ महसूस करके किसी इंसान की आत्मा की गहराई को पहचान लेता था? ये एक ऐसा सवाल है जो 1929 में जैनेंद्र ने सत्यधन की बौद्धिक विफलता के जरिए उठाया था, और जो आज लगभग एक सदी बाद भी हमारे सामने एक आईना बनकर खड़ा है। शायद आज हमें उन बाहरी पैमानों को किनारे रखकर ये सोचने की जरूरत है कि कहीं हम दूसरों की परख करते करते अपनी ही अंतरात्मा की आवाज को तो अनसुना नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। कभी कभी सब कुछ छोड़कर खुद को सुनना बहुत जरूरी होता है। इसी विचार के साथ कि हम कभी कभी अपने दिमाग के एक्सेल शीट को बंद करके खुद अपने दिल की भी परख कर लें, आज के इस गहन विश्लेषण को हम यही विराम देते हैं, कुछ सोचने के लिए, कुछ गहराई से महसूस करने के लिए।